किस्मत भी एक कमाल की चीज़ है। कभी किसी को ऐसा मौका देती है कि अगर करतब दिखलाएं तो दिलों पे राज करे, और अगर मैदान छोड़कर भाग जाए तो दुनिया मजाक उड़ाए। अब यही देखिए ना, 11 फरवरी 1856 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कुशासन के चलते अवध के राज्य को बर्खास्त किया और उस वक्त के अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। वाजिद अली शाह 1856 से 1887 तक पूरे 31 साल तक कलकत्ता में अंग्रेज़ों की पेंशन के टुकड़ों पर अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। और उसी वक्त वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हज़रत महल को भी किस्मत ने एक मौका दिया। इस मौके को हज़रत महल ने ऐसे बुनाया कि भारत के इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गई। आज इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में हम जानेंगे बेगम हज़रत महल के उस कारनामे को जिसकी वजह से वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। बेगम हज़रत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी तो थी, लेकिन वह किसी रईस घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। वह फैज़ाबाद में पली बड़ी एक लड़की थी जो लखनऊ के परिखाना संगीत स्कूल में पढ़ती थी। उसका नाम था मोहम्मदी खानुम। सन 1842 में नवाब वाजिद अली शाह की नज़र में वो आई और नवाब ने उसको अपने हरम में रख लिया। वैसे तो नवाब वाजिद अली शाह के हरम में और भी औरतें थीं, लेकिन सन 1844 में मोहम्मदी खानुम ने एक बेटे को जन्म दे दिया, जिसके कारण उसका कद बहुत ही बड़ा हो गया। अब बेगम हज़रत महल के नाम से उसको नवाजा जाने लगा। हज़रत महल के बेटे का नाम रखा गया बिरजिस कद्र। नवाब वाजिद अली शाह एक अय्याश शासक था और उस समय अंग्रेज़ पूरा देश हथियाने की होड़ में लगे थे। तो अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह की अय्याशी के चलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध के राज्य को 11 फरवरी 1856 में बर्खास्त कर दिया और वाजिद अली को कोलकाता में निर्वासित कर दिया। लेकिन वाजिद अली शाह निर्वाचित होने से पहले ही अपनी पत्नी बेगम हज़रत महल को तलाक दे चुका था। उस समय वाजिद अली शाह का एक ही वारिस था और वो था बेगम हज़रत महल का बेटा बिरजिस कद्र। मेरठ से उठी 1857 के विद्रोह की चिंगारी दिल्ली कानपुर होते हुए लखनऊ तक पहुंची गई। 5000 सिपाहियों के एक दस्ते ने लखनऊ के 3 ब्रिटिश अधिकारियों को जिंदा जला डाला और लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हो गई। सभी ब्रिटिश अधिकारी, भारतीय ब्रिटिश सिपाही और उनके परिजन लखनऊ के रेसिडेंसी एरिया में छुप गए, जिसको 5000 विद्रोही सिपाहियों ने घेर रखा था। इस समस्या से लड़ने के लिए जो अंग्रेजी दस्ता लखनऊ पहुंचा, उसे लखनऊ से 6 मील दूर चिन्हट में भारतीय विद्रोहियों ने मात दे दी। वो तारीख थी 30 जून 1857। विद्रोही सिपाहियों को अब एक नेता की तलाश थी जो उन्हें बेगम हज़रत महल के रूप में मिल गई। बेगम ने विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर सिपाहियों का साथ देना मौत को दावत देने के बराबर था, और वो भी उस समय जब अवध का नवाब वाजिद अली शाह खुद कोलकाता में बैठे अंग्रेज़ों की पेंशन खा रहा था और इस 1857 के विद्रोह का पुरजोर विरोध कर रहा था। अगले 3 ही दिनों में बेगम हज़रत महल के बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब और मुग़ल सल्तनत का वली घोषित किया गया। उस वक्त बिरजिस की उम्र थी सिर्फ 13 साल। इस वजह से सत्ता की पूरी बागडोर बेगम हज़रत महल के हाथों में आ गई। बेगम हज़रत महल और बिरजिस कद्र का दरबार हर रोज़ लखनऊ की ताराकोठी में लगता था। वहाँ से अपनी प्रजा के लिए इश्तिहार और ताल्लुकदारों के लिए हुक्मनामे जारी किए जाते थे। बेगम हज़रत महल ने अपनी प्रजा को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, उनकी हौसला अफजाई की। देखते ही देखते नवंबर 1857 तक 1 लाख सिपाही लखनऊ में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। बेगम हज़रत महल ने पूरे लखनऊ शहर की मजबूती के लिए 15,000 लोगों को काम पर लगाया। ब्रिटिश रेसिडेंसी की विद्रोही सिपाहियों ने की हुई घेराबंदी अगले 3 महीनों तक चली, जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी और हज़ारों विद्रोहियों की जान गई। लेकिन आखिरकार नवंबर 1857 में कॉलिन कैम्पबेल ने सभी अंग्रेज़ों को रेसिडेंसी से रिहा करवाया और विद्रोहियों को एक बड़ी करारी मात दे दी। अगले कुछ ही महीनों में जनवरी 1858 तक दिल्ली, मेरठ, कानपुर में विद्रोह को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से दबा दिया था।
इसलिए 60,000 से ज़्यादा अंग्रेज़ी फौज लखनऊ के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए लखनऊ के आलमबाग में जेम्स आउटरैम के नेतृत्व में जुट गई। इस वक्त भी बेगम हज़रत महल ने 9 बार आलमबाग पर हमला किया, जिसमें वह खुद हाथी पर बैठी हुई अपनी सेना के साथ लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों की ताकत के आगे विद्रोहियों की एक न चली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 15 मार्च 1858 में हज़रत महल को कैसर बाग से निकलना पड़ा, लेकिन फिर भी वहां से जाके वो मूसा बाग में बस गई और वहां जाकर उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ के युद्ध को जारी रखा। लेकिन 21 मार्च 1858 को बेगम हज़रत महल मूसा बाग भी हार गई। फिर उसे नेपाल की ओर भागना पड़ा। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात कानपुर से आए मराठा पेशवा नाना साहेब से हुई, जो कि कानपुर के 1857 के विद्रोह के नेता थे। लेकिन इस वक्त तक अंग्रेज़ पूरे देश में विद्रोह को दबा चुके थे। बेगम हज़रत महल ने नेपाल के राणा जंग बहादुर से बात करके नेपाल से सैनिकी और अन्य सहायता की इच्छा जाहिर की, लेकिन वह उसे कभी नहीं मिल पाई। आखिरकार अप्रैल 1858 में बेगम हज़रत महल नेपाल चली गई, जो फिर कभी वापस नहीं आई। जुलाई 1857 से मार्च 1858 तक पूरे 8 महीने तक एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने बढ़िया तरीके से किया और उसी समय राजपाट भी संभाला। 1858 में नेपाल जाने के बाद 7 अप्रैल 1879 में अपनी आखिरी सांस लेने तक बेगम हज़रत महल ने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहा। अंग्रेज़ों ने बेगम हज़रत महल को कभी भी भारत आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने बेगम को एक बड़ी पेंशन देने की कोशिश ज़रूर की। लेकिन बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों की पेंशन को हमेशा ठुकराया। बेगम ने आखिरी सांस तक खुददारी की ज़िंदगी जी और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के कारण से ही वो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे बड़े महान नेताओं के बीच जा बसी। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए विद्रोह को कवर कर रहे पत्रकार विलियम रसेल बेगम हज़रत महल के बारे में लिखते हैं, ना प्रशासन का तजुर्बा ना राजनीति का ज्ञान। चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, हर दिशा में रणभेरियाँ बज रही थी, परंतु बेगम साहिबा को तो युद्ध के हिज्जे भी नहीं आते थे। लेकिन महलों में वह सफल राजलक्ष्मी बनी। राजनीति में उसने बड़े बड़ों को मात दी और सम्रांगन में वे जौहर दिखाए कि शत्रु तक ने महलों के जनान खानों में पर्दों के पीछे रहने वाली उस वीरांगना का लोहा माना। बेगम हज़रत महल की मौत आखिरकार नेपाल में ही हुई, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह भारत के लिए समर्पित था। बेगम हज़रत महल के जीवन पर आधारित ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए इतिहास के साथ। जय हिंद।